हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी वायर यूट्यूब चैनल। और इस लेक्चर में हम विज्ञान का साइंस का लेक्चर नंबर 3 देख रहे हैं और जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे 30। ठीक है, और ये सारे के सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि एनसीईआरटी बेस होंगे और प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए होंगे। ठीक है, और ये सारे के सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे यार जिनके आने की संभावना बहुत अधिक है, तो मैं चाहूंगा कि आप पूरे 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें और इसमें आपके जितना भी स्कोर आया आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें कि कितने नंबर आप में आए हैं। ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये लेक्चर काफी सरल होगा या फिर पेपर ओरिएंटेड नहीं होगा तो आप पूरा देख के देखिए। मेरी गारंटी कि कम से कम 15-30 में से 15 क्वेश्चन आपसे बनेंगे और 15 आपको नए मिलेंगे ही मिलेंगे। और नए क्वेश्चन का ये मतलब नहीं कि नए कुछ भी डाल दिए, वो भी प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए ही है। क्योंकि हम देखते हैं कि जो हम पुस्तकों में पढ़ते हैं और पेपर देने जाते हैं तो बहुत सारी चीजें हमें ऐसा लगता है कि नहीं है, तो वही नई चीजों को यहाँ पर हमने ऐड किया है जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं और कोशिश करिए कि आप अंत तक देखें और अपने नंबर कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट करें। तो यार पहला क्वेश्चन हो जाएगा अपना कि मतलब पहला मीन्स अभी 2 लेक्चर में हमने 30-30 60 कर लिए 61वें से, है ना। हैजा के रोगाणु की खोज किसने की थी? तो स्पेशली हमको हैजा पे करना है फोकस, और रोगाणु की खोज किसने की थी? पहला ऑप्शन है रॉबर्ट कोच, सेकंड है रेन लेनवेक और थर्ड ऑप्शन है ड्रेशन और फोर्थ है यहाँ पर हैन सेन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा राइट आंसर यार रॉबर्ट कोच। ठीक है, तो रॉबर्ट कोच ने हैजे के रोगाणु की खोज की थी। ठीक है, अगर हैजे के रोगाणु की खोज की तो उस रोगाणु का नाम क्या है? तो विब्रियो कोलेरा। ठीक है, याद रखिएगा विब्रियो विब्रियो कोलेरा कोलेरा। ठीक है, तो विब्रियो कोलेरा नामक जीवाणु की खोज की थी। तो आपको ये भी याद रखना है कि हैजा जो होता है वो जीवाणुओं से होता है। ठीक है, और जीवाणु मतलब ये होती है एक प्रकार की मक्खी। ठीक है, विब्रियो कोलेरा क्या हो जाएगा? एक जीवाणु है और एक स्पेशली मक्खी द्वारा ये फैलता है। ठीक है, और हम ये बोल सकते हैं कि जिसको अगर हैजा हो जाता है तो उसमें पानी की कमी हो जाती है। तो यार यही इतनी ही चीजें याद रखना है। विब्रियो कोलेरा रोगाणु है किसका? हैजा का। हैजा जीवाणु जनित रोग है। खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट कोच ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ 62वें नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि मधुमेह के रोगियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले स्वीट टैक्स। ठीक है, स्पेशली याद रखना कि मधुमेह जो रोगी होते हैं उनके द्वारा प्रयोग में लाया जाना जो स्वीट टैक्स होता है, ठीक है, मीठी शक्कर जिसको बोल सकते हैं, में कितनी ऊर्जा होती है? ठीक है, तो हम यहाँ क्या बोल सकते हैं कि जिनको मधुमेह होता है वो लोग स्वीटेक्स के लिए, मिठास के लिए एक अलग से एक पैकेट यूज करते हैं और उसमें कितनी ऊर्जा होती है? तो पहला ऑप्शन है 5 कैलोरी, सेकंड ऑप्शन है 10 कैलोरी, थर्ड ऑप्शन है 100 कैलोरी और फोर्थ ऑप्शन है 0 कैलोरी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर की जो स्वीटेक्स होता है उसमें 5 कैलोरी ऊर्जा होती है। ठीक है, जो मधुमेह रोगियों द्वारा यूज किया जाता है। और याद रखिएगा जो मधुमेह रोग है यार ये अग्नाशय में होता है। ठीक है, अग्नाशय से संबंधित रोग है कौन सा? मधुमेह। और ये होता क्यों है? तो शरीर में जब इंसुलिन की कमी हो जाती है, ठीक है, इंसुलिन पर्याप्त मात्रा में स्रावित नहीं होता है तब हो जाता है मधुमेह रोग। तो आपको इतनी चीजें याद रखना, मधुमेह रोग होता है किससे संबंधित है? तो अग्नाशय से। ठीक है, और जो स्वीटेक्स यूज किया जाता है मिठास के लिए मधुमेह रोगियों द्वारा उसमें 5 कैलोरी ऊर्जा होती है, ना कि 0 कैलोरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं यार, क्वेश्चन नंबर यहाँ 63वां हो जाएगा कि मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ठीक है, तो मानव शरीर हमारी पूरी बॉडी की बात कर रहा है उसमें सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन, थर्ड है सेकंड ऑप्शन है कार्बन, थर्ड ऑप्शन है लोहा और फोर्थ ऑप्शन है नाइट्रोजन। ठीक है, तो यार आई होप आपने सही आंसर लगाया होगा। पहला ऑप्शन राइट आंसर होगा ऑक्सीजन, जो कि कितने परसेंट पाया जाता है? तो 65% पाया जाता है हमारे शरीर में ऑक्सीजन। अगर मैं कार्बन की बात करूं यार तो दूसरे नंबर पे कार्बन ही पाया जाता है, 18.5% क्या पाया जाता है? कार्बन। नाइट्रोजन की वहीं पर अगर हम बात करें तो 3.2% पाया जाता है क्या? नाइट्रोजन। और ये सारे परसेंटेज आप याद रखिए कि अगर आपने 2018 के पेपर देखे होंगे आरआरबी के तो यहाँ परसेंटेज रेट पूछा गया है। तो ऑक्सीजन कितना 65%, कार्बन पाया जाता है 18.5% और वही नाइट्रोजन 3.5%। हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूं यार तो हाइड्रोजन पाया जाता है 9.5% हमारे शरीर में। कौन सा? हाइड्रोजन। और वहीं पर अगर मैं कैल्शियम की बात करूं, ठीक है, कैल्शियम की अगर बात करें तो 1.5% हमारे शरीर में कैल्शियम पाया जाता है। फास्फोरस की अगर हम बात करें तो फास्फोरस पाया जाता है ये फास्फोरस हो जाएगा यार 1%। ठीक है, फास्फोरस 1% हो जाएगा। और पोटेशियम की बात करें के, ठीक है, ये संकेत लिख रहा हूं मैं, रासायनिक संकेत उनके। पोटेशियम पाया जाता है 0.4%। और वहीं पर सल्फर की बात करें, जो सल्फर का एस संकेत होता है 0.3%। तो ये सभी चीजें याद रखना है। 65% ऑक्सीजन, 18.5% कार्बन और 3.2% हो जाएगा नाइट्रोजन
वहीं पर आ जाएगा हाइड्रोजन आ जाएगा कितना 9.5%, कैल्शियम आ जाएगा 1.5% और 1% हो जाएगा फास्फोरस, कैल्शियम हो जाएगा यहाँ पर 0.4% और सल्फर हो जाएगा 0.3%। तो ये सारे परसेंटेज रेट आप अगर 2 बार देख लोगे तो याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं और इनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं यार। क्वेश्चन नंबर 64 हो जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण, यार सिंपल क्वेश्चन होगा। प्रकाश संश्लेषण के समय मुक्त होने वाली ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन जो निकलती है, हम ये बोल सकते हैं कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, पौधा ऑक्सीजन छोड़ता है दिन में और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है। तो वो यही बोल रहा है कि जो मुक्त होने वाली ऑक्सीजन मतलब जो ऑक्सीजन निकलती है वो कहाँ से प्राप्त होती है पौधे को। तो पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड ऑप्शन है जल, थर्ड ऑप्शन है पर्णहरित या क्लोरोफिल के टूटने से और फोर्थ ऑप्शन है वायुमंडल। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर कि जो जल है, ठीक है, H2O, उससे क्या होता है, पौधे को ऑक्सीजन प्राप्त होती है जो कि वायुमंडल में मुक्त होती है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा राइट आंसर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ 65वां हो जाएगा कि प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी, ठीक है, प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी मिशन में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है। तो स्पेशली यार याद रखना है, बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है और अच्छे पेपरों में, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है तिलहन, सेकंड है दालें, थर्ड है मकई और फोर्थ है सब्जियां। तो प्रौद्योगिकी के अंतर्गत सब्जियां शामिल नहीं की जाती है, बाकी सारे अनाज शामिल किए जाएंगे किसमें, प्रौद्योगिकी के अंतर्गत, परंतु सब्जियां शामिल नहीं की जाती है। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। हो सकता है आपके लिए सबसे नया क्वेश्चन हो कि अभी तक आपने कभी ऐसा नहीं सुना। क्वेश्चन नंबर 66वां कि भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग की बात हो रही है। भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण या बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहां पर है। तो ये काफी लोगों को पता होगा, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहां पर है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा राइट आंसर, लखनऊ। कहां पर, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67वां कि सेक्स हार्मोन का पता किसने लगाया था। तो हम इतना तो जानते हैं यार कि सेक्स हार्मोन होते हैं कौन से, एंड्रोजन और एस्ट्रोजन, परंतु बात यहाँ पर पूछ ली कि उसका पता किसने लगाया था। तो पहला ऑप्शन है ड्रेसर, सेकंड ऑप्शन है यूजीन स्टीनेक और थर्ड ऑप्शन है एडवर्ड कॉल्विन और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा सैमुअल कोहेन, ठीक है। तो सेक्स हार्मोन का पता लगाया था यार, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा यूजीन स्टीनेक ने, ठीक है। तो सेक्स हार्मोन का पता किसने लगाया था, तो यूजीन सिस्टिनेक ने। और हम ये बोल सकते हैं कि सेक्स हार्मोन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है नर हार्मोन मतलब मेल और एक होता है फीमेल। तो फीमेल में होता है कौन सा, एस्ट्रोजन, ठीक है। फीमेल कौन सा होता है, तो एस्ट्रोजन होता है और एंड्रोजन होता है किसमें, मेल में। तो याद रखिएगा यहाँ से तीन ही क्वेश्चन बनेंगे कि सेक्स हार्मोन का पता लगाया था तो यूजीन स्टीनेक ने, और मेल हार्मोन कौन सा होता है तो एंड्रोजन, और एंड्रोजन होता है कौन सा, फीमेल हार्मोन। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68वां कि किसी जैव यौगिक, ठीक है, किसी जैव यौगिक के किसके अपघटन की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, किण्वन पूछा है, ठीक है। तो किण्वन हम किसको बोलते हैं, जब हम चीजों को गलाते हैं या ये सड़ाते हैं उसकी बात है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा राइट आंसर, प्रकीर्णव, ठीक है। प्रकीर्णव की क्रिया को क्या बोलते हैं, तो किण्वन कहा जाता है, ठीक है। जो एल्कोहल बनाने में यूज होता है उस क्रिया की बात कर रहा है यहाँ पर। अगर क्वेश्चन नंबर अगला आ जाता है कौन सा 69 कि किन मूल इकाइयों से मानव के अतिरिक्त भाग हिस्से तैयार किए जा सकते हैं, ठीक है, जा सकते हैं बोला है। बहुत अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा यार कि किस मूल इकाई, ठीक है, मूल इकाई से मानव के अतिरिक्त भाग हिस्से तैयार किए जा सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है तंत्रिका कोशिका, सेकंड है स्टेम कोशिका, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा हृदय कोशिकाएं या वक्क, और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा किडनी कोशिकाएं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर कि स्टेम कोशिका, ठीक है। तो यार मैं एक बता दूं, स्टेम कोशिका जो होती है ना, मानव के अतिरिक्त भाग तैयार किए जा सकते हैं उनसे, स्टेम कोशिका से। और स्टेम सेल चिकित्सा से तात्पर्य उस चिकित्सा से है जिसमें स्टेम कोशिका द्वारा रोग का उपचार किया जाता है, ठीक है। किसी जब रोग का उपचार किया जाता है तो उन कोशिकाओं को स्टेम सेल कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि स्टेम सेल से मानव शरीर के अतिरिक्त अंग बनाए जा सकते हैं, ठीक है, या कोई अंग खराब हो गया तो हम उसे बना सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन हो जाएगा 70वां हमारे पास की असंजित श्लेष्माभ क्षारीय पदार्थ द्वारा अमाशय के भीतर आवरण को ढक लेने से। देखो यार एक बार और पढ़ लो, असंजित, ठीक है, श्लेष्माभ क्षारीय पदार्थ, सिर्फ इतने पे हमें फोकस करना है। इसकी बात हो रही है असंजित श्लेष्माभ क्षारीय पदार्थ द्वारा अमाशय के भीतर आवरण को ढक लेने से। पहला ऑप्शन हो जाएगा मंड, स्टार्च का पाचन होता है, सेकंड है जीवाणुओं का नाश होता है, थर्ड ऑप्शन है श्लेष्मिका व पेप्सिन का प्रभाव रुक जाता है, और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा विषाणु संक्रमण पर
रोक लगती है। ठीक है, तो यार देखो कहाँ की बात कर रहा है ये, अमाशय की। ठीक है, तो अगर आपने अमाशय देखा तो कुछ इस प्रकार से होता है यार, थोड़ा सा डायग्राम उतने अच्छे शायद नहीं बन पाएगा, ये इस प्रकार से अमाशय हमारा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मंड स्टार्च का पाचन होता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, परंतु क्षारीय पदार्थ द्वारा अमाशय। अब देखो क्षारीय पदार्थ तो हम यहाँ जानते हैं, यहाँ पर क्या क्या होता है, एक HCl होता है। ठीक है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और यहीं पर होता है रेनिन और पेप्सिन एंजाइम होता है। तो रेनिन और पेप्सिन एंजाइम को, रेनिन और पेप्सिन एंजाइम जो होंगे उससे और HCl से बचाने के लिए हम ये बोल सकते हैं कि ये जो इसका आवरण है, किसका आवरण, ये अमाशय के आवरण पर क्या बन जाता है, तो आसंजित श्लेष्माविका क्षारीय पदार्थ जम जाता है, जिससे इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता, नहीं तो अमाशय क्या होता है, गल जाता है, किसके कारण, HCl और रेनिन एंजाइम के कारण। तो ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर की श्लेष्मिका व पेप्सिन का प्रभाव रुक जाता है। अगर यहाँ पर जब क्या होता है कि आसंजित श्लेष्माविका क्षारीय पदार्थ जब इनके आवरण पे यहाँ जम जाता है, तो यहाँ ये बोल सकते हैं कि श्लेष्मिका पर पेप्सिन का प्रभाव रुक जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। मैं जो चीज समझाना चाह रहा हूँ शायद आप समझ पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 71 की मनुष्य की जीभ के किस क्षेत्र तक कड़वाहट की संवेदना सीमित रहती है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारी जीभ है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से जीभ हो जाती है, इसमें किस क्षेत्र में जो है मनुष्य की जीभ में कौन सी कड़वाहट की सीमा सीमित रहती है। तो पहला ऑप्शन है अगला भाग, सेकंड ऑप्शन है किनारा, थर्ड ऑप्शन है मध्य भाग, और फोर्थ ऑप्शन है पिछला भाग। ठीक है, तो जो यार अगला भाग होता है मीठे के लिए होता है, ये अगर आपको याद ना हो तो याद रखिएगा, मीठा खाते हैं तो जो स्वाद का पता लगता है, तो अग्र भाग में मीठे का जो ये भाग होता है ये किनार वाला, ठीक है, ये वाला और ये वाला, यहाँ पर नमकीन भाग होता है। ठीक है, नमकीन भाग, और ये जो पीछे का भाग होता है यहाँ पर होता है कड़वाहट। ठीक है, कड़वाहट, तो उसने कड़वाहट ही पूछा है, तो कड़वाहट मतलब जीभ का कौन सा भाग हो जाएगा, पिछला भाग। तो ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ 72 हो जाएगा कि एमनियोसेंटेसिस, ठीक है, एमनियोसेंटेसिस किसकी विधि का नाम है। यार बहुत अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा, आई होप आपको पता, और ना भी पता हो तो अच्छी बात है, आपको सीखने को मिलेगा यहाँ। तो एमनियोसेंटेसिस किस विधि का नाम है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा गर्भ में शिशु के स्वास्थ्य की दशाओं का पता लगाने की, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर एमिनो अम्ल अनुक्रम का पता लगाने की, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा यहाँ गर्भपात प्रेरित करने की, और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा क्रमित्र गर्भाधान की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर। क्या गर्भ में जो शिशु होता है ना, बच्चा होता है, उसके स्वास्थ्य की दशाओं का पता लगाने के लिए इस चीज का या इस नामावली का यूज किया जाता है, इसका एमनियोसेंटेसिस का। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा यहाँ राइट आंसर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73 हो जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस को क्या कहते हैं। ठीक है, तो यार प्रकाश संश्लेषण के समय आप जानते हैं क्या निकलती है, ऑक्सीजन निकलती है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर। नॉर्मल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 74 नंबर का, ठीक है, कि निम्नोक्त रुधिर कणिकाओं में से कौन सी रक्त कणिका रक्त स्कंदन, ठीक है, रक्त स्कंदन या इसको हम बोलते हैं कोएगुलेशन, ठीक है, के लिए अनिवार्य है। तो रक्त स्कंदन के लिए यार ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर। पुट्टिकाणु या प्लेटलेट्स क्या करती है, तो रक्त का थक्का जमाने में सहायता करती है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही होगा राइट आंसर। इसीलिए हम आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि हम इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, मतलब पहले या दूसरे लेक्चर में। तो जिन लोगों ने नहीं देखा उसे देख लो, वहां काफी कुछ जानकारी आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 75 हो जाएगा कि प्रथम वियुक्त प्रतिजैविक एंटीबायोटिक कौन सा था। मतलब सिंपल सा ये पूछना चाह रहा है क्वेश्चन की जो सबसे पहली बार एंटीबायोटिक बना था वो कौन सा था। तो आई होप अगर आपने पहला लेक्चर देखा हो तो इसका आंसर आपका आ रहा होगा। तो पहला ऑप्शन यह है टेरामाइसिन, सेकंड ऑप्शन है नियोमाइसिन, थर्ड ऑप्शन है पेनिसिलिन, और फोर्थ ऑप्शन है स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो ऑप्शन नंबर सी होगा यार राइट आंसर की जो पेनिसिलिन है वो सबसे पहला हमारा क्या था, एंटीबायोटिक था। ठीक है, एंटीबायोटिक था, कब बना था, तो ये 1929 में। ठीक है, कब बना था, 1929 में। और किसने बनाया था या किसने खोज की थी, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ठीक है, और इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें हमने ये भी पढ़ चुके हैं। ये फोर्थ ऑप्शन कि स्ट्रेप्टोमाइसिन ये एक दवाई है, एंटीबायोटिक किसके लिए यूज होती है, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन यूज होती है टीबी की बीमारी के लिए। ठीक है, टीबी की बीमारी के लिए अगर सेकंड लेक्चर देखा होगा तो हमने वहां और सारी औषधियों को डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं यार, क्वेश्चन नंबर 76 की विषाणु
या वायरस में क्या होता है। ठीक है, तो वायरस के बारे में भी हम सेकंड लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, परंतु यहाँ पर एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा मतलब कुछ अलग है, एक्स्ट्रा चीजें पूछी है। तो विषाणु वायरस में क्या होता है, तो पहला ऑप्शन है प्रोटीन और लिपिड, सेकेंड ऑप्शन है न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, और थर्ड ऑप्शन है लिपिड और कार्बोहाइड्रेट, और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक अम्ल। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर की न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन दोनों चीज का बना होता है क्या, विषाणु। तो एक चीज में इसकी संरचना समझा दूं, अगर मान लो यार कि एक विषाणु है, ठीक है, मान रहे हैं अगर ये एक विषाणु है तो इसके अंदर जो ये होता है, ठीक है, ये होता है न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, क्या होता है, न्यूक्लिक अम्ल। तो यहाँ मैं इधर एरो बना देता हूँ, न्यूक्लिक अम्ल होता है कहाँ, ये बीच में। और ये जो बना होता है ये प्रोटीन के कणिकाओं द्वारा बना होता है। ठीक है, प्रोटीन की कणिकाओं द्वारा बना होता है, जिसे बोलते हैं कैप्सिड। कैप्सिड ये पूछा गया है क्वेश्चन यार कि कैप्सिड किसे कहते हैं। तो जब वायरस का निर्माण होता है, तो वायरस का निर्माण होता है और जो छोटी छोटी कणिकाएं जो न्यूक्लिक अम्ल को घेरे रखती है उसे क्या कहा जाता है, तो कैप्सिड कहा जाता है। तो ये कणिका को बोलते हैं कैप्सिड, परंतु जब ये पूरा आवरण तैयार हो जाता है तो इसको बोलते हैं कैप्सोमेयर। क्या बोलते हैं, कैप्सोमेयर। ठीक है, तो कैप्सोमेयर कहा जाता है इस पूरी कणिकाओं को। और जब ये पूरा अणु, या हम ये बोल सकते हैं पूरा अणु एक तैयार हो जाता है बनके, तो इस पूरे अणु को एक अलग नाम से जानते हैं, उसको बोलते हैं वीर्यन। ठीक है, क्या बोलते हैं, वीरियन। ठीक है, वीर्यन कहा जाता है। तो आपको यहाँ से क्या क्या याद रखना है कि जो वायरस होता है वो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से बना होता है। न्यूक्लिक एसिड इसके केंद्र में होता है और इसकी जो आवरण होता है या जिसको हम झिल्ली बोल सकते हैं, उस झिल्ली में एक जो अणु रहेगा, ठीक है, एक प्रोटीन का एक अणु जो रहेगा उसको हम बोलेंगे कैप्सिड। परंतु ये पूरे छोटे छोटे अणु बनकर पूरी झिल्ली बना लेंगे, तो इस पूरी झिल्ली को बोलेंगे कैप्सोमेयर। और ये पूरे अणु को कहा जाता है वीर्यन कहा जाता है। ठीक है, एक चीज और याद रखना है, वायरस ये बने होते हैं, इनमें क्या होता है, डीएनए होता है और आरएनए होता है। ठीक है, डीएनए होता है और आरएनए होता है। तो यहाँ पर दो चीजें याद रखना, जो पौधे होते हैं, ठीक है, पौधे होते हैं, उसका अगर वायरस की बात करें तो उसका जो वायरस होता है हमेशा और हमेशा आरएनए का बनना होता है, वो भी सिंगल हेलिक्स। आपने पढ़ा होगा एक डबल हेलिक्स और सिंगल हेलिक्स। तो सिंगल हेलिक्स या सिंगल चेन का होता है क्या, आरएनए, पौधों का वायरस। परंतु अगर हम जंतु के वायरस की बात करें तो ये डीएनए और आरएनए दोनों का हो सकता है। ठीक है, डीएनए और आरएनए दोनों का हो सकता है, परंतु इसमें डबल हेलिक्स मॉडल ही होगा। ठीक है, परंतु वहीं पर अगर हम बात करें कि एक वायरस होता है एआईडीएस, वो होता है स्पेशली डीएनए का बना होता है और डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल से बना होता है। तो ये सारी चीजें याद रखोगे ज्यादा बेटर रहेगा, इससे बाहर से क्वेश्चन भी नहीं बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं कि जन्म से पहले शिशु का लिंग किसके द्वारा सुनिश्चित होता है। तो यार बहुत इजी क्वेश्चन है, तो पिता के शुक्राणु द्वारा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा राइट आंसर। ठीक है, जो छोटे क्वेश्चन हम उसे ज्यादा लोड ना दें, मतलब आपको तो देना है परंतु हम उसमें ज्यादा डिटेल पे ना जाएं। क्वेश्चन नंबर 78वां हो जाएगा यार, यहाँ क्वेश्चन नंबर 78वां, ठीक है, ये कि अवट्टु थायराइड ग्रंथि के कम काम करने का क्या कारण हो सकता है। तो यार देखो, अवट्टु ग्रंथि की बात कर रहा है, ये कम काम कर रही है, तो इसका क्या कारण हो सकता है। तो पहला ऑप्शन है आयोडीन की कमी, सेकंड ऑप्शन है लोहे की कमी, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा कैल्शियम की कमी, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा विटामिन सी की कमी। तो यार ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा राइट आंसर, आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है, अवट्टु ग्रंथि, अवट्टु थायराइड ग्रंथि कम काम करने लगती है। तो यार यहाँ पर स्पेशली याद रखना कि जो थायराइड ग्रंथि होती है वो गले में पाई जाती है, ये आपको पता है, परंतु यहाँ से दो प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। किससे, अवट्टु ग्रंथि से दो प्रकार के हार्मोन स्त्रावित होते हैं। तो पहला ऑप्शन होता है, तो सॉरी, पहला हार्मोन जो होता है वो होता है थायरॉक्सिन। ठीक है, यहाँ लिख देता हूं मैं थायरॉक्सिन। ठीक है यार, हिंदी पे मत जाना मेरी, ठीक है, थायरॉक्सिन। और सेकंड जो हार्मोन यहाँ से स्त्रावित होता है, ठीक है, आप शब्दों पे जाओ पर इस पे मत जाना, स्पेलिंग पे। सेकंड हार्मोन जो निकलता है वो ट्रायोडोथायरोनिन निकलता है। ठीक है, ट्रायोडोथायरोनिन। तो ये दोनों हार्मोन आपको याद रखना कि ट्रायोडोथायरोनिन और थायरॉक्सिन ये दोनों कहां से निकलते हैं, तो अवट्टु ग्रंथि से निकलते हैं। और इन दोनों में क्या पाया जाता है, तो अधिकतम मात्रा में आयोडीन पाया जाता है। जब आयोडीन की मात्रा में कमी होती है तो अवट्टु रोग या फिर ग्वाटर रोग हो जाता है। और पाई कहां जाती है, तो गले में। इतनी चीजें यहां से याद रखनी है आपको। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आ जाएगा 79 की केकड़े के कितने पैर होते हैं। और अगर आप गांव से हैं, नदी नाले अगर आप कभी घूमने गए, डैम घूमने गए, तो वहां पर आपने देखा होगा केकड़ा, और उसके पैर होते हैं कितने, 8। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चाहो तो आप अपने नेट पे सर्च करके देख लो कि केकड़े के पैर कितने दिख रहे हैं। अगला ऑप्शन हो जाए, क्वेश्चन हो जाएगा 80वां।
कि निम्न में से कौन सी केवल स्त्रीलिंगियों में पाया जाता है। तो यार अच्छा क्वेश्चन है ये भी, कि ये जो चार ऑप्शन दे रखे हैं, थायराइड, पिट्यूटरी, अंडाशय और एड्रीनाइट, ठीक है, इनमें ऐसा कौन सा है जो कि केवल स्त्रियों में, देखो केवल लगा है और स्त्रियों में ही पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। जो अंडाशय है वो केवल और केवल स्त्रियों में पाया जाता है, बाकी जो थायराइड ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि है, पिट्यूटरी और एड्रीनाइट, ये दोनों में कॉमन पाई जाती है, मतलब मेल और फीमेल में। अगला देखते हैं यार, क्वेश्चन नंबर आ जाएगा 81। अच्छा खासा क्वेश्चन है यार 81वां, कि निम्न में से कौन सा काम गुर्दा नहीं करता, ठीक है, गुर्दा नहीं करता। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा पीएच का नियमन, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा शरीर की उपापचयी अपशिष्ट का निष्कासन, और थर्ड ऑप्शन हो जाएगा प्रतिरक्षी तत्वों का उत्पादन, और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा रक्त में परासरणी दाब का नियमन। तो देखो गुर्दे की बात हो रही है, ठीक है, गुर्दे को हम क्या कहते हैं यार, किडनी भी कहते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, किडनी भी बोलते हैं, और इसी को बोलते हैं वक, वक, ठीक है, इसको वक ही पढ़ते होंगे शायद, वक, गुर्दा, या फिर इसी को हम बोलते हैं क्या, किडनी, किडनीज, ठीक है, किडनी। तो किडनी बोलते हैं, उसका क्या कार्य नहीं है पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर, की प्रतिरक्षी तत्वों का उत्पादन नहीं करता है कौन, तो वक्र या फिर किडनी। पर क्या काम करता है वो चीजें याद रख लो यार, सुन लो एक बार, कि शरीर के उपापचयी अपशिष्ट का निष्कासन भी करता है, ये रक्त का पीएच मान का निर्धारण भी करता है, और रक्त के परासरणी दाब का नियंत्रण भी करता है, और रुधिर तथा ऊतक द्रव्य में जल एवं लवणों की मात्रा का निश्चय भी करता है कौन, तो गुर्दा। और एक बार और इसे सुन लो, ज्यादा बेटर रहेगा। हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 हो जाएगा, कि पौधों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है यार। तो ये अगर एक मान लो पौधा होता, ठीक है, ये एक पौधा होता, तो इसमें जल का जो परिवहन किसके माध्यम से होता है ये हमसे पूछा गया है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जल जाता है जमीन से ऊपर, तो इसको हम बोलते हैं क्या, जाइलम, जाइलम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर, कि पौधों में जल का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है, परंतु जब ऊपर पोषक पदार्थ बनते हैं और वो जब नीचे आते हैं या फिर पौधे के अन्य भाग तक फैलते हैं, तो किसके द्वारा फैलते हैं, तो फ्लोयम के द्वारा, मतलब फ्लोएम या फ्लोएम के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर बोल जा सकते हैं, कि जो पोषक पदार्थ है फ्लोएम के द्वारा, और जो जल है वो जाइलम के द्वारा फैलता है पूरे पौधे में। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इस क्वेश्चन के अनुसार आंसर। अगला देखते हैं यार, क्वेश्चन नंबर यहाँ 83 हो जाएगा, कि यूकेलिप्टस, ठीक है, देखा होगा आपने, नीलगिरी की बात हो रही, तो यूकेलिप्टस के वृक्ष अधिक संख्या में कहाँ पाए जाते हैं। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा मिजो पहाड़ी, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा नागा पहाड़ी, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा मणिपुर की पहाड़ी, और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर, मिजो की पहाड़ी में पाए जाते हैं कौन से, यूकेलिप्टस के वृक्ष। क्वेश्चन नंबर 84 हो जाएगा यार, कि उत्तेजना के समय निम्न में से कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है। उत्तेजना की बात हो रही है यार, ठीक है, जब उत्तेजना होती है तो हमारा बीपी बढ़, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। तो ब्लड सर्कुलेशन से जितने प्रकार की जितने प्रकार के हार्मोन मतलब उत्सर्जित होते हैं, वो सभी के सभी एक ही ग्रंथि से होते हैं। हम थोड़ा इसे समझ लेते हैं, कि उत्तेजना के समय निम्न में से कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा कॉर्टिसोन, सेकंड ऑप्शन है सीरोटोनिन, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा एड्रेनालिन, और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा एस्ट्रोजन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, एड्रिनल ग्रंथि जो होती है, ठीक है, एड्रिनल ग्रंथि से क्या निकलता है, उत्तेजना के समय हार्मोन का स्रावित होता है। तो एक चीज ये याद रखिएगा, कि यार मान लो ये हमारा शरीर है, ठीक है, एक मिनट, ये हमारा मुंह हो जाएगा, ये हमारी नाक हो जाएगी, और ये हमारा मुंह, समथिंग ऐसा बना रहा है, ज्यादा अच्छा नहीं बन पाया। इसको हम बोलते हैं अग्र मस्तिष्क। तो अग्र मस्तिष्क के ये जो भाग है ना, यहाँ पर पाई जाती है कौन सी, एड्रेनालिन ग्रंथि, ठीक है, एड्रेनालिन ग्रंथि पाई जाती है, और इससे एक हार्मोन निकलता है उत्तेजना के समय, ठीक है, और इस हार्मोन का नाम होता है, यार हार्मोन का नाम याद नहीं आ रहा है, याद रखना एड्रेनालिन। परंतु अब ये कब कब निकलता है, तो ये हमेशा उत्तेजना के समय, क्रोध के समय, डर के समय, मानसिक तनाव के समय और व्यस्तता के समय। तो समझना, देखो उत्तेजना रहेगी तो भी ब्लड सर्कुलेशन अधिक रहेगा, क्रोध रहेगा तो भी अधिक रहेगा, डर रहेगा तो भी हम ये बोल सकते हैं कि ब्लड सर्कुलेशन तेज रहेगा, मानसिक तनाव में भी अधिक रहेगा और व्यस्तता में भी अधिक रहेगा। तो ये सारे काम जिसमें ब्लड सर्कुलेशन की गति तेज होती है, वो सबके सब एड्रिनल ग्रंथि को ही या एड्रिनल ग्रंथि से ही कंट्रोल होते हैं, और इससे हार्मोन निकलता है। उस हार्मोन का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, अगर आप लोगों को याद हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। तो यार ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ राइट आंसर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85, की सामान्य प्रयोग किए जाने वाला मसाला लौंग की बात हो रही है, कहां से प्राप्त किया जाता है। तो आपको याद है यार, कली से प्राप्त, फूल की कली से। ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर, और ये पहले भी आ चुका है क्वेश्चन, है ना।
क्वेश्चन नंबर 86वां हो जाएगा कि निम्न में से, ठीक है, निम्न में से वे रक्त कोशिका कौन सी है जो रोग का प्रतिरोध करने में सहायता करती है, ठीक है, मतलब ऐसी कौन सी कोशिका है, रक्त कोशिका है जो रोग के प्रतिरोधक क्षमता में सहायता करती है। पहला ऑप्शन है श्वेत कोशिका, सेकंड ऑप्शन है एक केंद्रक रक्त कोशिका, थर्ड ऑप्शन है न्यूट्रोफिल या उदासीन रागी, और फोर्थ ऑप्शन है लसीकाणुतर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा राइट आंसर। डब्ल्यूबीसी क्या करती है, डब्ल्यूबीसी ये मैक्सिमम आता है जब हमारा हाथ पैर अगर कट फिट जाते हैं या हम घिस जाते हैं कहीं, तो ऊपर आपको एक अलग सी, हम ये बोल सकते हैं कि व्हाइट व्हाइट जो दिखती है उसी को बोलते हैं डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। यह प्रतिरोधक क्षमता, या हम ये बोल सकते हैं कि कोई रोग हो जाता है तो उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता से लड़ने में सहायक होती है कौन, तो डब्ल्यूबीसी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87वां हो जाएगा कि निम्न में से वह ग्रंथि कौन सी है, ठीक है, वह ग्रंथि कौन सी है जो शरीर में ताप स्थायी रखती है। तो देखो यार, ताप स्थायी रखने की बात हो रही है, ठीक है, ताप स्थायी रखने की बात हो रही है। तो पहला ऑप्शन है पीनियल ग्रंथि, सेकंड ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि, थर्ड है अवट्टु ग्रंथि और फोर्थ है हाइपोथैलेमस ग्रंथि, ठीक है। तो 87वें का ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर, पीनियल ग्रंथि, ठीक है। तो पीनियल ग्रंथि है, और अगर हम इसके पाए जाने की बात करें तो ये जो हमारा ये है, ठीक है, हम ये बोल सकते हैं कि हमारा शरीर है, शरीर, यहाँ एक काम, यहाँ नाक हो जाएगी और ये हमारा मुंह हो जाएगा। तो यहाँ पर ये अग्र मस्तिष्क में ही पाई जाती है कौन सी, पीनियल ग्रंथि, ठीक है। और पीनियल ग्रंथि से जो हार्मोन निकलता है वो निकलता है मेलेटोनिन, ठीक है, याद रखिएगा मेलेटोनिन, ठीक है। मेलेटोनिन हार्मोन निकलता है किससे, पीनियल ग्रंथि से, ठीक है, जो कि ताप स्थायी रखने में सहायता करती है। हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, ये भी चीजें अगर आप समझो तो ज्यादा अच्छी बात रहेगी। जो मेलेटोनिन हार्मोन है वो हमारे शरीर की जो दैनिक गति होती है, दैनिक चक्र होता है, जैसे हम एक टाइम पे सोते हैं, एक टाइम पे उठते हैं, एक टाइम पे हमें सारी क्रियाएं, भूख लगती है, प्यास लगती है, तो ये सारी चीजें कौन नियंत्रित करता है, तो पीनियल ग्रंथि करती है नियंत्रित, और उससे निकलने वाला एक हार्मोन कौन सा, तो मेलेटोनिन हार्मोन। हम ये बोल सकते हैं कि जो उपापचय की क्रिया है या मानसिक, ठीक है, हम ये बोल सकते हैं कि जो महिलाएं होती है उनका पीरियड का जो चक्र होता है वो भी नियंत्रित करती है कौन, तो पीनियल ग्रंथि, और उससे निकलने वाला हार्मोन कौन सा, तो मेलेटोनिन हार्मोन, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप याद रखेंगे ज्यादा बेटर होगा। और ताप नियंत्रित भी कौन करती है, तो पीनियल ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा 28वां कि मानव डिंब में शुक्राणुओं, ठीक है, क्या है, शुक्राणुओं की संख्या कितनी होती है। यहाँ बात हो रही है मानव डिंब की, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर 46, आपको पता होगा 23 के जोड़े। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा यार क्वेश्चन नंबर 88वां कि हसीस पौधे से प्राप्त की जाती है, ठीक है, जो हसीस है वो पौधे से प्राप्त की जाती है, पौधे से प्राप्त की जाती है, यह बताइए कि वह पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है। तो पहला ऑप्शन है पत्तियों से, सेकंड है तने से, थर्ड ऑप्शन है पत्तियों और मादा पुष्प क्रम के निस्त्राव से, और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा तने तथा नर पुष्प क्रम के निस्त्राव से, ठीक है। तो यार ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। और यहाँ पर मैक्सिमम लोग यहाँ सदमे में आ गए होंगे कि हसीस होता क्या है, तो यार मैं बता दूं, हसीस होता है अफीम को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, अफीम। तो पेपर में ऐसे नाम आ जाते हैं इसलिए हमें दिक्कत होती है, तो अफीम है। तो अफीम कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो तने से तथा नर पुष्प क्रम के निस्त्राव से प्राप्त किया जाता है, इसलिए आपको प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगला क्वेश्चन नंबर 90 हो जाएगा कि निम्नलिखित में से शरीर का वह अंग कौन सा है जो कभी भी विश्राम नहीं करता। तो कभी भी विश्राम नहीं करता, तो आंखें, ये तो सो जाती है, अग्नाशय खाना नहीं खाओगे तो ये भी विश्राम कर लेगा, ठीक है, यकृत ये भी विश्राम कर लेता, पर हृदय कभी भी नहीं रुकता है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर, ठीक है। तो यार इस लेक्चर में तो इतना ही, अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, ठीक है। लेक्चर अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दो, शेयर कर दो, ठीक है, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल सब्सक्राइब भी कर ले, ठीक है। अगर कोई भी आपकी क्वेरी हो, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि कोई भी शिकायत हो या फिर कुछ सुधार हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। हम आने वाले लेक्चरों में हर चीज़ के सुधार लाने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।